नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DSV द विजन में। मैं दिनेश सर एक बार फिर से संविधान की क्लास में लेकर के उपस्थित हूँ। और इस संविधान की क्लास में देखें तो हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, या देखें तो हम लोग पढ़ रहे हैं संसद। और इस संसद में हमने बताया था पिछली क्लास में कि संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। इसमें देखें तो हम लोग पढ़ रहे हैं संसद के बारे में। और इस संसद में हमने देखा था कि संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक इसके अंगों में था, यहाँ पे एक राष्ट्रपति महोदय थे, ठीक है। फिर हमने देखा कि दूसरे इसके अंगों में थी लोकसभा थी। और फिर देखें तो अगले इसको अंगों में हमने बताया था कि अगला अंग था इसका राज्यसभा। तो ये संसद के 3 प्रमुख अंग थे जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में प्रावधान करता था। इसमें भी हमने देखा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के गठन के बारे में प्रावधान करता है। इसमें भी हमने देखा कि ये था आपका भारतीय संविधान का भाग 5 जो संघ के बारे में प्रावधान करता है। तो इन्हीं संसद के 3 प्रमुख अंगों में से एक अंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें एक अंग था आपका था ये राष्ट्रपति। तो चलिए इसमें देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। अगर इन राष्ट्रपति के संसद के प्रमुख अंगों में देखें तो हमने देखा था भाई अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था कि भारतीय संविधान का देखें तो भाग 5 और 52 से लेकर के 78 तक इस राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो भारत में राष्ट्रपति का पद लिया गया है यह ब्रिटेन के सम्राट के समान होता है। हमारा भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है, जिसके बारे में देखें तो अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इस राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यानी इसके पास सबसे पहले हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि अगर वो योग्य होता है तो वो फॉर्म भरेगा, तो उसका किस प्रकार से किया जाएगा निर्वाचन, यानी उसका कैसे होगा निर्वाचक। फिर हमने बताया था आपको कि आगे देखें तो इसमें बाकायदे एक हमें देखने को मिलता है निर्वाचक मंडल के बारे में, यानी किस तरीके से उसका निर्वाचन किया जाएगा ये निर्वाचक मंडल के बारे में। फिर अगर देखें आगे देखें तो इसका निर्वाचक मंडल हो जाएगा, चुनाव होगा, चुनाव जीतेगा वो, तो फिर क्या करेगा फिर ये करेगा शपथ ग्रहण करेगा, यानी अब उसे क्या करना है शपथ ग्रहण करेगा। और जैसे ये शपथ ग्रहण कर लेगा इसे देखें तो कुछ इसे मिल जाएंगी कार्य अधिकार, और राष्ट्रपति को मिल जाती है यहाँ पे कुछ शक्तियाँ। यानी राष्ट्रपति को जैसे ही शपथ ग्रहण कर लेगा इसे कुछ कार्य अधिकार एवं शक्तियाँ मिल जाएंगी। और देखें तो हमारे संविधान के अनुसार भाई ये बताया गया है कि अगर कोई भी कार्य करता है तो उसे वेतन भी मिलेगा। तो राष्ट्रपति को वेतन भी मिलता है, राष्ट्रपति को भत्ता भी मिलता है, और देखें तो राष्ट्रपति को पेंशन भी मिलता है। तो राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में भी देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि राष्ट्रपति को जो वेतन, भत्ता, पेंशन मिलता है तो कितने सालों तक वो वेतन मिलेगा इसे, या ये देख लें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यही या तो इसके कार्यकाल के बारे में देखते हैं, या यही कहते हैं भाई राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल या राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्षों की होती है ये देख लेंगे। और फिर एक पॉइंट और बचता है इसमें, वे अगर राष्ट्रपति अपने पद के दौरान संविधान का अतिक्रमण किया या कुछ संविधान के खिलाफ कार्य किया
तो उसे किस प्रकार से हटाया जाएगा, किस प्रकार से हटाया जाएगा। हटाए जाने का बाकायदा एक प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में, और इसे बोला गया है महाभियोग की प्रक्रिया। तो यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से राष्ट्रपति को चला करके हटाई जाती है। तो हम देखें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, देखिए ये डायग्राम आप हमेशा याद रखिएगा। इसी डायग्राम के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे, हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे, हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। सेम आपके ये आपका ये चलता रहेगा, बस यहाँ पे लोग क्या होते रहेंगे, बदलते रहेंगे। तो बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट समझते जाइएगा। अगर कहीं पर भी समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके वहाँ पर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था, थोड़ा सा 2 मिनट और रिवीजन कर लेते हैं, कि हमने देखा था कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, भारत का राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हमने इसमें देखा था कि सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। उसकी योग्यताओं में हमने बताया था आपको कि सबसे पहले उसके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसकी योग्यता है भाई वह भारत का नागरिक हो। अभी आप सुनते जाइएगा थोड़ा, यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो। ध्यान दीजिएगा, वह भारत का नागरिक हो। इसका मतलब यह नहीं कि उसका जन्म भारत में ही हुआ हो तभी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, नहीं, उसके पास भारत की नागरिकता होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखें तो उसके पास भारत का नागरिक होना चाहिए। और देखें तो उसकी उम्र, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए यहीं पर आपको ऑप्शन में क्या दे देता है ना, मैं अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए, नहीं, ये गलत है। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, तो अधिक से अधिक चाहे जितना रहे वो चलेगा, लेकिन कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी उम्र सीमा निर्धारित की गई कि 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। फिर देखें तो और क्या है, और देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता जो क्या हो, पागल हो या दिवालिया हो। यानी ऐसा व्यक्ति, पागल या दिवालिया व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य नहीं होगा। अगर वह पागल है और दिवालिया है तो वह राष्ट्रपति बनने की योग्य नहीं होगा। और एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो भी राष्ट्रपति बनने जा रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है, भाई वो ध्यान देगा कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, तो लाभ के पद पर न हो, ठीक है। यानी कम से कम क्या होनी चाहिए, उसके पास ये इतनी चीज़ें होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। अगर वह पागल या दिवालिया है या किसी लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा एक एक यहाँ पे समझते चलते हैं। अगर वो इतनी योग्यता रखता है, भाई अगर वह इतनी योग्यता रखता है तो जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए फॉर्म भरा जाएगा तो राष्ट्रपति भी जाकर के अपना फॉर्म भरेगा अपनी उम्मीदवारी के लिए। अब जब वो फॉर्म भरने जाएगा तो उसके साथ ही साथ में 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक के साथ ही साथ में 15,000 रुपये की जमानत राशि वो क्या करेगा, जमा करेगा। अगर निर्वाचन आयोग उसका फॉर्म सब कुछ ठीक ठाक पाता है, एक्सेप्ट करता है,
तो यानी इतनी कम से कम उसके पास योग्यता होनी चाहिए, और इतनी योग्यताओं के साथ भाई इसके पास कम से कम इतनी योग्यता होनी चाहिए, और इतनी योग्यताओं के साथ देखें तो अब क्या करेगा, वो अपना फॉर्म भरने के लिए जाएगा, तो अपना फॉर्म भरेगा। अच्छा, फॉर्म भरने जाएगा तो उसे ध्यान इस बात का रहेगा कि उसके पास 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, और साथ ही साथ में 50 प्रस्तावक भी होने चाहिए। तो 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, और साथ ही साथ में यहाँ पे देखें तो 15,000 रुपये की जमानत राशि, 15,000 रुपये की जमानत राशि उसे जमा करनी होगी। 15,000 रुपये की जमानत राशि इसे जमा करनी होगी। अब 15,000 रुपये की जमानत राशि के साथ वो अपना फॉर्म ही भर करके कंप्लीट किया। अगर इसका फॉर्म ठीक ठाक पाया गया, भाई राष्ट्रपति का है, तो अगर इनका फॉर्म ठीक ठाक से पाया गया, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो एक डेट पे क्या किया जाएगा, इनका निर्वाचन किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अब राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो कहेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से, तो कहेंगे भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए अब ये समझते हैं भाई ये अप्रत्यक्ष रूप क्या हो गया और प्रत्यक्ष रूप क्या होता है। तो देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव यानी इसको बोलते हैं डायरेक्ट चुनाव, और डायरेक्ट चुनाव की यहाँ पे जब बात करें तो जब किसी के चुनाव में डायरेक्ट जनता भाग लेती है तो उस चुनाव को बोला जाता है प्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता है, या उसे बोला जाता है डायरेक्ट चुनाव के नाम से इसको जानते हैं। और जब किसी चुनाव में हमारे चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं तो उस चुनाव को बोला जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव के नाम से इसको जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझिएगा, अगर प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें तो जैसे देखें तो भाई यहाँ पे जिनको जनता डायरेक्ट चुनती है, अगर हम ये कहें कि ये जनता हो गई, और जनता देखें तो जनता ने किसका चुनाव किया, तो जनता ने किया ग्राम प्रधान का चुनाव कर दिया, ठीक है। फिर देखें इस जनता ने किसका चुनाव किया, इस जनता ने लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कर दिया, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में डायरेक्ट भाग लिए। फिर और देखें और किसका चुनाव कर दिए, तो कहेंगे कि ये विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कर दिया। और देखें जनता ने किसके चुनाव में भाग ले लिया, तो ये देखें जो बीडीसी वाले होते हैं, ठीक है, इनका चुनाव कर दिया। और देखें किसका चुनाव कर दिया, तो ये जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं इनका चुनाव कर दिया। भाई डायरेक्ट जनता ने इनमें क्या किया, ये भाग लिया। तो ये जो चुनाव कहलाएगा, ये जितने चुनाव हो रहे हैं ये सब सारे आपके चुनाव क्या कहलाएंगे, ये चुनाव हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। चुनाव ध्यान देंगे ये कौन सा चुनाव रहेगा, तो ये रहेगा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, या इसी को बोलेंगे डायरेक्ट चुनाव यहाँ पे किया गया। और जब बात करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से यानी जब जनता के चुने गए प्रतिनिधि किसी दूसरे का चुनाव करते हैं तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या है। जैसे देखें अब बीडीसी वाले, ये जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, बीडीसी वाले क्या करते हैं, ये चुनाव करते हैं ब्लॉक प्रमुख का, ये चुनाव करते हैं ब्लॉक प्रमुख का। तो जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव अब देखें, देखिए जनता के चुने गए प्रतिनिधि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कह रहे हैं हम कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि जिसके चुनाव में भाग लिए, ये चुनाव क्या होगा आपका, ये चुनाव रहेगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव रहेगा वो क्या रहेगा, अप्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पे उसको कहा जाएगा। और भी देखें
तो ये हो गया। अगर आगे देखें, देखिए अब देखें यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो इसमें देखें मैं, ये जनता के चुने गए प्रतिनिधि जब भाग लेते हैं तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनडायरेक्ट चुनाव बोलते हैं, या उसे बोला जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव के नाम से इसको जाना गया। यानी जब हमारे चुने गए प्रतिनिधि किसी चुनाव में भाग लेंगे तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव, उसको अप्रत्यक्ष चुनाव बोलेंगे, और जब डायरेक्ट जनता उनका चुनाव करती है तो उस चुनाव को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रत्यक्ष चुनाव इसको बोला गया है। ठीक है, तो क्लियर आया, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम आपको बता पाए कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। तो यहाँ पे देखें तो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव को बोला जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव के नाम से इसको जानते हैं, यानी राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ें तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। फिर देखें तो इस राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बाकायदे एक निर्वाचक मंडल गठित किया गया है, बाकायदे एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है कि इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं। चलिए इसको समझते हैं कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग यहाँ पे भाग लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में प्रावधान करता है कि इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो इसके अनुसार देखें तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अच्छा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य की बात करें तो देखिए संसद में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लोकसभा के बारे में, और बात करते हैं यहाँ पे हम लोग राज्यसभा के बारे में। यानी यहाँ पे देखें तो है कौन यहाँ पे? लोकसभा, और फिर बात करें यहाँ पे राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, देखिए ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और फिर देखें इसमें और कौन भाग लेते हैं? तो कहते हैं कि राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राज्यसभा के चुनाव में जो 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र से जो शामिल होते हैं, इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, इन्हें यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं। और देखिए कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में देखें तो ये तो हो गया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, और साथ ही साथ में देखें तो यहाँ पर है विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य,
विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यानी लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग इसमें लेते हैं। अच्छा देखें तो भारत के 28 राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य तो भाग लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ में देखें तो इसमें आ जाता है आपका दिल्ली, 2 केंद्र शासित प्रदेश भी, जिसमें आ जाता है दिल्ली और पांडिचेरी। तो दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी इसमें क्या करते हैं, दिल्ली व पांडिचेरी के सदस्य भी इनके चुनाव में क्या करते हैं, भाग यहाँ पे लेते हैं। हमारे मूल संविधान में इनको शामिल नहीं किया गया था, तो एक संविधान संशोधन किया जाता है, 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इनको भी शामिल कर लिया गया। तो भारत के सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य और साथ ही साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके भी सदस्य क्या करते हैं, विधानसभाओं के सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें भाई, अभी हमने देखा कि इनका निर्वाचन किस प्रकार से, अप्रत्यक्ष रूप से। इनका निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल देखें तो ये आपका 54 में प्रावधान किया गया है और इनके निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और लोकसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक पद्धति होती है, ऐसे चुनाव इनका नहीं करा लिया जाता। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक पद्धति है, तो देख लेते हैं इस राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति होती है, एक किस प्रकार से इसका निर्वाचन कराया जाता है। तो इसमें देखें तो इस निर्वाचन की पद्धति के बारे में जो प्रावधान किया गया है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में प्रावधान, निर्वाचन की पद्धति के बारे में प्रावधान करता है। इसी में देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, ये निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा और ऐसा चुनाव गुप्त मतदान आपका कराया जाएगा। तो देख लेते हैं, तो इसमें बताया गया है कि जो निर्वाचन पद्धति होगी, इस निर्वाचन पद्धति में बताया गया था कि 1952 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसमें बताया गया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, पद्धति के अनुसार, पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा, एकल अनुपातिक संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। ये देखिए बताया गया है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के अनुसार होगा। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो दोनों का निर्वाचन होता है वो पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाएगा। देखिए इस प्रणाली की
कुछ विशेषता होती है, इस प्रणाली की कुछ विशेषता है। विशेषता क्या होती है? जहाँ जहाँ पे इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा चुनाव कराया जाता है, इसकी विशेषता क्या है? ध्यान दीजिएगा। मैं पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि जितने उम्मीदवार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जितने उम्मीदवार उतने वोट, जितने उम्मीदवार उतने वोट। भाई अगर चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, ध्यान दीजिएगा, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो इस चुनाव में जितने भी प्रतिनिधि खड़े होंगे, जैसे हम कहें कि 4 लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए खड़े हैं, तो जब भी कोई संसद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य वोट देने जाएगा तो अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम में इन चारों लोगों को वोट देगा। ए को भी देगा, बी को भी देगा, सी को भी देगा और डी को भी देगा। ध्यान दीजिए, अपनी पसंद के अनुसार। उसे जो पहले नंबर पे चाह रहा है कि ये राष्ट्रपति बन जाए तो उसको वोट पहले करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, फिर चौथे को करेगा। इसको बोलते हैं इस पद्धति में कि भाई जितने उम्मीदवार उतने वोट। नहीं तो वैसे सामान्य से हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी कोई वोट देने के लिए जाता है तो एक व्यक्ति गया और वो अपना जिसको वोट देना था वोट दे करके उसको चलाया। लेकिन नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रावधान किया गया है कि जितने उम्मीदवार उतने वोट, यानी अगर एक व्यक्ति वोट देने गया तो 4 लोगों को वोट दे करके आएगा, अगर 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो। दूसरा पॉइंट देखें इसमें, तो दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट है कि इनका मतदान जो कराया जाएगा, ये मतदान होगा गुप्त मतदान, यानी इसमें गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें इसमें क्या रहेगा। तो अगर अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई इस निर्वाचन पद्धति की अगली विशेषता क्या होती है कि इसमें जब चुनाव होगा तो इसमें प्राप्त करना होता है, इसमें देखें तो प्राप्त करना होता है लोगों को न्यूनतम कोटा। इस निर्वाचन पद्धति में प्राप्त करना होता है न्यूनतम कोटा। तो इस प्रणाली की भी विशेषता होती है कि इसमें क्या प्राप्त करना होता है? इसमें प्राप्त करना होता है न्यूनतम कोटा। अब वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा जिसे न्यूनतम कोटा मिलेगा। अब ये कहेंगे सर ये न्यूनतम कोटा क्या है? तो अगर देखें न्यूनतम कोटा के बारे में बात करें तो ये क्या है कि न्यूनतम कोटा बराबर होता है, ये देखें न्यूनतम कोटा बराबर होता है कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का आधा से, यानी कि कुल वैध मतों का आधा से एक या एक से अधिक मत उसे प्राप्त करना होता है। यानी यही कहें कि 50% से उसे एक या एक से अधिक मत प्राप्त करना होता है। अगर किसी व्यक्ति को न्यूनतम कोटा नहीं मिला तो यह माना जाएगा कि अभी वो विजयी उम्मीदवार नहीं है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता सबसे जो अधिक वोट पाया वो चुनाव जीत गया, नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखा जाता है न्यूनतम कोटा के बारे में कि जो व्यक्ति न्यूनतम कोटा प्राप्त करेगा चुनाव वही जीतेगा। ठीक है, और न्यूनतम कोटा के लिए निर्धारित किया गया है 50% प्लस एक या एक से अधिक मत जो प्राप्त करेगा चुनाव वही जीतेगा। अगर मान लें कि मैं चुनाव हुआ और किसी को भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो क्या किया जाएगा? तो ये देखा जाएगा कि अगर 4 उम्मीदवार चुनाव में खड़े थे, इन चारों उम्मीदवार में से देखें तो जो उम्मीदवार सबसे कम मत प्राप्त किया होता है, जो उम्मीदवार सबसे कम मत प्राप्त किया होता है उसे क्या किया जाए? प्राप्त किया होता है उसे प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है। उसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसे
प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है, प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है, प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है और उसके शेष बचे वोटों को जो भी उम्मीदवार रहेंगे ए बी सी में क्या कर दिया जाएगा, इसको विभाजित कर दिया जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ये वोटों की काउंटिंग भी की जाती है। तो क्या ऐसा कभी हुआ है भाई कोई उम्मीदवार हो जो चुनाव लड़ा हो और उस चुनाव में उसे बहुमत नहीं मिला हो, न्यूनतम कोटा नहीं मिला हो, फिर भी दूसरी बार काउंटिंग करनी पड़ी हो और जा करके फिर वो चुनाव जीता हो? तो अगर कोई ऐसा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो कौन राष्ट्रपति था जिसकी द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ती है और द्वितीय चक्र की मतगणना में वह उम्मीदवार चुनाव जीतता है। ठीक है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए क्लास में इतना ही, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं फिर एक बार राष्ट्रपति के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य वीडियो यहाँ पे डाले गए हैं, जा करके उन्हें भी देख लीजिए। संविधान को हम लोग एकदम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्र बंधुओं तक भी इसे शेयर कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।